तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का इतिहास का पहला चैप्टर, ठीक है? जिस चैप्टर का नाम है आपका भौगोलिक खोजें, ठीक है? यानी कि इतिहास है आपका 9th का और 9th का जो पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज, उस भौगोलिक खोज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपका है ये भौगोलिक खोज है, कौन-सा क्लास है? तो 9th क्लास है आपका इतिहास, ठीक है? इतिहास को हम आज पढ़ने वाले हैं, इतिहास है आपका, ठीक है? देखिए, शुरुआत से पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर पूछा कोई कि इतिहास के जो जनक हैं या फिर पिता हैं तो कौन है? तो इतिहास का जो जनक है उसको हेरोडोटस को कहा जाता है। कौन है? तो हेरोडोटस, ठीक है? आपको बता देते हैं, इतिहास के जनक का नाम है हेरोडोटस, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज से आपका पहला चैप्टर का, क्या ही फर्स्ट है, ठीक है? क्लास 9th का इतिहास का पहला चैप्टर, चैप्टर का नाम है आपका भौगोलिक खोजें। देखिए, देखिए भौगोलिक खोज है। ये कह रहा है कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देखिए, अगर बात करें कि विश्व में, तो विश्व इतिहास की अगर बात करें तो उसमें दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि एक तो समुद्री यात्रा का, समुद्री यात्रा करने के लिए भी खोजने की आवश्यकता होती थी कि अगर किसी समुद्री रास्ते से होकर अगर हमें कहीं और जाना है तो, क्योंकि उस समय कोई कंपास नहीं होता था, कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं होता था, जिसके सहायता से हमें यह पता लग सके कि हम अपने यहाँ से किधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है? तो समुद्री यात्रा को खोजना भी और साथ ही आपका भौगोलिक खोज भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भौगोलिक खोजें क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि जैसे वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, ठीक है? कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। तो ये दोनों के दोनों क्या हुआ कि आपका भौगोलिक खोजें हुई, ठीक है? देखिए, आगे पढ़ते हैं। ये आपका कि आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें यह खोजें भी शामिल है। इसकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास के, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी, ठीक है? इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। देखिए, भौगोलिक खोज में कौन से देश अग्रणी भूमिका निभाए? तो यूरोप के देशों में। कौन से देश थे वो? यही कारण है कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। देखिए, कहा जाता है कि यूरोप का जो वर्चस्व है वह समस्त विश्व में कैसे स्थापित हो गया? क्योंकि शुरुआत इसी ने किया था खोजने का, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, जब ये खोजेंगे तो इनका ही वर्चस्व होगा। देखिए, आगे है, यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस स्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। देखिए, भौगोलिक खोज को शुरुआत करने वाले स्पेन और पुर्तगाल थे। दो देश थे, स्पेन और पुर्तगाल। ये दोनों देश धीरे धीरे इस स्पर्धा में पिछड़ते चले गए और नए नए देशों को अधिक सफलता मिला, और नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली थी, ठीक है? अगर देखिए, अगर कि हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। मुख्य मतलब इसका जो व्यापार था वह एक निश्चित मार्ग से होता था, यानी कि जो एक ही रास्ता निश्चित था कि हाँ, आपको इसी रास्ते से आपको जाना है और फिर इसी रास्ते से आपको आना है, ठीक है? प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विशेष से उनका जुड़ाव नहीं था। देखिए, देखिए, दुनिया में ऐसे भी मतलब जगह थे, ऐसे भी भूभाग थे, यानी कि भूमि का टुकड़ा, ज़मीन का हिस्सा, ठीक है? ऐसा भी था जिसमें मतलब जल जीवन तो था, यानी कि जल था, जीवन था, मनुष्य रह तो रहे थे, लेकिन बाकी विश्व से उनका कोई जुड़ाव नहीं था, दूसरा देश से उनका कोई लगाव नहीं था। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से इत्यादि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर
चीन तक की यात्रा ब्यूरनों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया था। देखिए आगे जानते हैं हम लोग। देखिए आगे आपका कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। ठीक है, देखिए कहता है कि अगर हम अध्ययन करें किसका, तो मध्यकाल का। अगर मध्यकाल इतिहास का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें यह बात पता चलेगी कि यह जो काल था, कौन सा काल, जो मध्यकाल था, वह सामंती प्रवृत्तियों का काल था। सामंती प्रवृत्ति कहने का मतलब कि देखिए जमीन आपका रहेगा, ठीक है, लेकिन उस पर जो हक है उसका हक होगा राजा का। ठीक है, जमीन पर अन्न आप उपजाएंगे लेकिन ले जाएगा राजा। ठीक है, यही होता था आपका सामंती प्रवृत्ति। आगे देखिए, आगे है इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। ठीक है, देखिए मतलब उस समय में कुछ भी यानी कि व्यापार भी गतिशील में नहीं था और ना ही धर्म का कोई स्वरूप मानवीय था कि आप इस किसी भी धर्म को मान सकते। जैसे आज के समय में है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, उस समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय में सर्वमान्य धर्म एक ही होता था, वो होता था राजा का धर्म। यानी कि जिस धर्म का राजा है वही धर्म आपको भी मानना पड़ेगा, कोई दूसरा धर्म कोई मान ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। देखिए पृथ्वी के बारे में भी इनको उस समय के लोगों को उतना ज्ञान नहीं था और भौगोलिक ज्ञान के कारण भी क्या था कि जो व्यापार था वो बहुत ही सीमित था, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था कि अगर मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारे बगल में भी बाजार है, मार्केट है, तो हम वहाँ पर अपना अगर सामान बेचने जा रहे हैं, अगर पता रहेगा तब ना लेकर जाएंगे, लेकिन जब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बेचेंगे, नहीं बेच सकते हैं। देखिए वही बात था, इन्हें पता नहीं था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन होने का भय बना रहता था। अब देखिए उस समय के लोगों के मन में क्या था कि पृथ्वी जो है एक चपटी पृथ्वी है। ठीक है, अगर ज़्यादा दूर तक हम समुद्र में जाएंगे तो क्या होगा कि समुद्र के किनारे से गिर जाएंगे और गिरने के बाद हमारा मृत्यु हो जाएगा। इसी डर से वे लोग समुद्र में अधिक दूरी तक जाते भी नहीं थे, समझे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे एवं असुरक्षित थे। जो उस समय के जहाज होते थे वो बहुत ही छोटे होते थे और असुरक्षित होते थे। कैसे, देखिए, तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुब नुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का भी ज्ञान नहीं हुआ था। देखिए कहता है कि मतलब उस समय जो जहाज थे वो असुरक्षित थे, क्योंकि उसको चलने के लिए, गति के लिए हवा पर निर्भर रहते थे। हवा जिस दिशा में बहेगा उसी दिशा में नाव चलेगी, हवा नहीं बहेगा नाव नहीं चलेगी। ठीक है, और साथ में उस समय कोई भी दिशा सूचक यंत्र, चाहे वो कंपास हो, ठीक है, कुतुबनुमा हो, ऐसे किसी भी यंत्र का उस समय ज्ञान नहीं हुआ था किसी को। अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय बना रहता था। ठीक है, अब समुद्र में भटकने का भी उन लोगों को डर रहता था कि समुद्र में कहीं जा कर के कहीं भटक ना जाए, कहीं भुला ना जाए, समुद्र में ही रह जाए हमेशा के लिए। इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते थे। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। देखिए समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से मतलब किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं होती थी। अगर आप समुद्र में जा रहे हैं किसी काम के लिए तो आप अपने रिस्क पर जाइए, उस पर सरकार का कोई भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सरकार आप पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं, आपको कोई सुरक्षा नहीं देगी। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक यानी कि अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना बहुत ही अत्यंत दुष्कर था। चलिए आगे देखते हैं भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो देखिए
आगे आप बता कि इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम जो कि आधुनिक इजराइल में स्थित है पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशियाई मध्य एशियाई कि नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इस घटनाओं ने यूरोप में पुनः जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की थी। देखिए यानी कि ये जो युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था जेरूसलम में, ठीक है, जेरूसलम में अधिकार के मुद्दे को लेकर जो धर्म युद्ध हुआ था, इस धर्म युद्ध होने के बाद मतलब उस समय के लोगों में यह जागृति हुई कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। उनके मन में यह जिज्ञासा जागी कि हम अब दुनिया के हर जितने भी अनबुझा सवाल है उन सभी सवालों का हल ढूंढेंगे। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ठीक है। यानी कि लोगों के मन में जागृति पैदा हुई कि हमें ये करना है, ठीक है। देखिए आगे आपका कि मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। देखिए 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक जो जो व्यापार होता था वह कुस्तुनतुनिया के रास्ते से व्यापार होता था। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। देखिए ठीक है, लेकिन 1453 के बाद कुस्तुनतुनिया के रास्ते से व्यापार करना उतना आसान नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर कब्जा हो गया था। ठीक है, वहाँ पर कब्जा कर लिया था और कब्जा इसलिए किया था कि जो भी इस रास्ते से करने के लिए मतलब व्यापार करने के लिए जाएगा उनको टैक्स देना होता था। अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया तो उसको मरवा देता था वहीं पे, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो तुर्क लोग थे वह कुस्तुनतुनिया से जो भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए जाता था उसको एक मतलब टैक्स देना होता था, कर देना होता था। अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया तो उसको वहीं पर मार दिया, ख़त्म कहानी। जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। ठीक है, इसीलिए यूरोपियनों ने क्या किया कि अब अपना दूसरा रास्ता खोजने लगे व्यापार करने के लिए। देखिए आगे है कि इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। अब देखिए यूरोपवासी जो भी थे उनको क्या हो रहा था कि मतलब व्यापार करने में दिक्कत हो रहा था, तो उसने क्या किया गया कि वो अरब गए। ठीक है, और अरबों से उन्होंने क्या सीख कर आया, तो कंपास का ज्ञान सीख कर आया। ठीक है, कंपास के बारे में सीख आया और जब कंपास का ज्ञान सीख कर आया तो वो समुद्र के रास्ते व्यापार करने लगे, क्योंकि कंपास से उन्हें पता चलने लगा कि कौन सा दिशा में हमें जाना है और किस दिशा में हमें आना है। इटली देखिए इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिसमें बड़े एवं मजबूत जहाज बनाने जाने लगे। दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था। देखिए यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि जो परंपरागत नाव पद्धति था उसमें अब क्या हुआ कि खांचा पद्धति भी विकसित होने लगी। खांचा पद्धति क्या है, तो यानी कि उसमें वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार से अब नए जहाज को बनाए जाने लगे थे। ठीक है, जो कि बहुत ही मजबूत बनते थे और बहुत ही बड़े बनने जाने लगे थे। ठीक है, और उसी समय में भी दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था। उस समय उसके बाद दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था। अगर देखिए ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है आपका दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, यानी कि जिसका नाम आपने सुना है कंपास, यही है आपका कंपास का, ये है कंपास। ठीक है,
ये भाई तो देखिए इसके बाद आपका कथा है कि देखिए कि समुद्री के अभियानों में काफ़ी सहायक था। कौन सहायक था? तो दूरबीन का आविष्कार हो चुका था और दूरबीन के आविष्कार से क्या होता था कि समुद्री यात्रा करने के लिए वो काफ़ी मतलब सहायक था, हेल्पफुल था। उनका मदद होता था किससे? यानी कि दूरबीन की सहायता से। वे कुछ दूर से ही देख लेते थे कि अगर मान लीजिए कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें किस दिशा में नहीं जाना है, या फिर अगर कोई आ रहा है तो उन्हें दूर से ही दिखाई दे देता था उस दूरबीन के चलते। ठीक है? देखिए अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल बनाए थे। ठीक है? देखिए पुर्तगालियों ने एक मतलब एक नया जहाज बनाया जिसका नाम था कैरावल। ठीक है? वो बहुत ही हल्का था और बहुत ही तेज चल रहा था वह जहाज। ठीक है? ऐसा जहाज उसने बनाया था पुर्तगालियों ने। तो देखिए आगे आपका कहता है कि इस नए उपकरणों एवं एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। ठीक है? यानी कि इस नए साहस के बल पर जो यूरोपीय थे, जो यूरोपवासी थे, वे लोग अपने यानी कि भूमध्य सागर में यानी कि सागर में, समुद्र में अपना जहाज इस से उतारा, यानी इस वजह से उतारा उसने अपने नए साहस के और नए बल पर कि अब हम लोगों के पास तो बहुत सुधार हो चुका है। तो हम लोगों के पास यंत्र भी उपलब्ध हो चुका है कि हमें यह पता चल सके कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में हमें वापस आना है। और दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था जिससे हम आसानी से देख सकते थे कुछ दूर तक। ठीक है? इसी क्रम में 1888 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरीप तक पहुंच गया। देखिए यानी कि इसी क्रम में उसी समय में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी, पुर्तगाल का एक व्यापारी था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है? यह क्या हुआ कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप तक पहुंच गया। ठीक है? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। ठीक है? और उसके बाद 1492 ईस्वी में किसने? तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। ठीक है? आगे 1498 में पुर्तगाल का एक देखिए साहसी नाविक वास्को डिगामा उत्तम आशांतरिप होते हुए भारत के मलबार तट यानी केरल के काली तट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोदीन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ठीक है? देखिए यानी कि उसी समय में एक वास्को डिगामा नाविक था जो कि भारत का खोज किया। ठीक है? यानी कि वह कहाँ गया? तो केरल उत्तम आसाम द्वीप तक, जहाँ पर बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा था, जिसका खोज किया था। उसके बाद यहाँ से ये पहुंचा कौन? तो वास्को डिगामा। और उसके बाद इसने पहुंच गया केरल के कालीकट में, तो इसने भारत का खोज कर दिया वास्को डिगामा। देखिएगा कि ज्ञात है कि वास्को डिगामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। ठीक है? भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया था। देखिए यानी कि यह डायरेक्ट भारत में नहीं आया था, जो वास्को डिगामा था ये डायरेक्ट भारत में नहीं आया था। भारत का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। भारत का एक व्यापारी था जिसका नाम अब्दुल मजीद था। वह कहाँ गया था कि व्यापार करने के लिए। ठीक है? अपने सामान या तो कुछ बेचने के लिए या फिर कुछ लाने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका में गया हुआ था। और वहाँ पर इसका भेंट हो गया किसका? तो वास्को डिगामा से। और वास्को डिगामा ने उससे पूछा कि भारत किधर है? तो वही बताया कि इस दिशा में भारत है। ठीक है? तो बोला कि हम भारत का खोज कर दिए। अच्छा बताइए, भारत कोई भुलाया था कि भारत का खोज कर दिया? ये गजब बात है। वो तो पहले से इसको तो बता दिया अब्दुल मजीद किधर भारत है, तो कि भारत का खोज हम किए हैं, सारी दुनिया मेरे जैसे भारत को जानती है। ऐसे ऐसे बात, छोटी छोटी सी बात। देखिए इससे यूरोपियनों को साहस में वृद्धि हुई हुई वास्को डिगामा द्वारा
वास्को डिगामा द्वारा भारत में लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। अब देखिए, वास्को डिगामा जब भारत पहुंचा केरल के कालीकट में, तो भारत से उसने मसाला लेकर गया, मसाला, ठीक है। और मसाला ले जाकर के वह अपने देश में बेचा और वहाँ पर 26 गुना ज़्यादा मुनाफे कमाया, ठीक है। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही ने प्राप्त किया था, ठीक है। यानी कि 1492 में ही कौन, कोलंबस ने जो है अमेरिका का खोज कर दिया था। याद रखिए, देखिए, कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। देखिए, कोलंबस ने जो है अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था। कोलंबस भारत के उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था अमेरिका को, और वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा गया, ठीक है। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने इस दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। अमेरिकी वेस्पुची फिर से गए, यानी कि नई दुनिया को विस्तार से खोजा और कहा कि नहीं, यह एक बड़ा ही महाद्वीप है, और उसी के कहने पर इसका नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। अगर कि 1519 ईस्वी में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा की पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तब जाकर के एक आया मैगलेन, ठीक है। मैगलेन नाविक था, उसने क्या किया कि नाव की सहायता से पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया समुद्र के रास्ते, और कहा कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई भी कितनी दूर पर भी जाएगा तो कोई भी समुद्र से घिर नहीं सकता है, ठीक है। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था। देखिए देखिए, आगे जो कैप्टन कुक है उसने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया, और साथ ही साथ जो न्यूजीलैंड के द्वीप थे उसका भी इसने पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपियन देशों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार एवं हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन के महारानी इसाबेला प्रमुख थी। देखिए, मतलब उस समय प्रोत्साहन देने के लिए दो महत्वपूर्ण राजा थे। एक तो पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर था, और एक स्पेन की महारानी इसाबेला थी। ये लोग क्या करते थे, मतलब कोई व्यक्ति किसी देश को, किसी जगह को खोजता था, उसको ये लोग इनाम देते थे। तो इन लोगों के मन में और ज़रा साहस बढ़ गया, चलो भाई हम लोग को इनाम मिल रहा है, चलो इसको खोजते हैं, उसको खोजते हैं। सब अपने अपने खोजने के चक्कर में लग लग गया, और सबको कुछ ना कुछ इनाम मिलता था, ठीक है। देखिए, आगे की इस प्रकार इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी, ठीक है। यानी कि लगभग 16वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी कि कितने देश हैं, कितने लोग हैं, सबको जानकारी इसके बारे में हो चुकी थी। तो देखिए, ये आपका मैप है, देख लीजिएगा अपने बुक में। देखिए, आगे है आपका, कि भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना में पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया, और विश्व देश एक दूसरे के संपर्क में आए। विश्व के देश मतलब देखिए, इस खोज से क्या हुआ कि विश्व के जो ऐसे ऐसे देश हैं जिनका कोई मतलब लगाव नहीं था, वो सभी एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे से जाने, इनका व्यापार करने का तरीका बढ़ा। एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी, परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोज के द्वारा न केवल नए उपनिवेश के साथ साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया, ठीक है। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त उन्होंने उन देशों पर शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न स्वरूप स्पष्ट किए जा सकते हैं। देखिए, यानी कि उन्होंने
देश को तो खोजा, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उसका शोषण करना चालू कर दिया। अब खोज लिया है तो शोषण करेंगे, वहाँ से माल को लूटेंगे, अपने देश में लेकर जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला है आपका व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। सारी चीज़ों को लगातार पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए देखिए आपका जो पहला है वो है आपका कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। लेकिन नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है। यानी कि इसके बाद ही क्या हुआ कि मुद्रा का विकास हुआ, रुपए पैसे का प्रचलन हुआ। ठीक है। इसके पहले रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर एक वैश्विक रूप लेने लगा। ठीक है। देखिए आगे है पर कि नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद प्रशांत महासागर ने ले लिया। ठीक है। यानी कि अब हर महासागर से होकर के क्या हो रहा था कि व्यापार होने लगा। हर महासागर से होकर के, देखिए इसमें मैंने कौन कौन सा, तो परंतु आपका अटलांटिक, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, इन 3 महासागरों से होकर के अब जो है होने लगा था व्यापार। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्व व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। ठीक है। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयोजित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। ठीक है। देखिए कि 80 वर्ष तक जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी वह चांदी पर निर्भर थी। ठीक है। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज में सामंती वर्ग के बदले व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। देखिए पहले क्या था कि सामंती वर्ग का प्रभाव था, लोगों का ज़्यादा वर्चस्व था, लेकिन इसके बाद जैसे ही मुद्रा का प्रचलन हुआ उसके बाद जो व्यापारी वर्ग थे इनका जो है प्रभाव अधिक बढ़ गया। देखिए उसके बाद आपका 2 नंबर है। देखिए औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास देखिए इसे जानते हैं। देखिए कि भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। यूरोपीय राष्ट्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारी कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। ठीक है। प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारी के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत में तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया था। ये देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछता है। कौन सा? तो कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना।
पुर्तगाल का आगमन हुआ था 1498। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच 1602 में, फ्रांसीसी 1664 में, डेनिश 1616 में और स्वीडिश 1731 में। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना, इतनी सारी यूरोपीय कंपनी जो है भारत में उस समय स्थापित हुई थी इस सभी का। ठीक है, देख लीजिए। चल देखिए, अगला हम जानते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर है वाणिज्यवाद का विकास। वाणिज्यवाद का विकास नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इस भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। ठीक है, देखिए जो स्पेन था वो सोने की भंडार करने में सबसे आगे था, यानी कि सबसे ज़्यादा उसने ही भंडार किया था सोना का। देखिए आगे है आपका 4 नंबर। 4 में है कि ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। तो लिखेंगे, देखिए जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों में असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार धीमा पड़ गया। नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर जबरन धर्मांतरण का सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए उसमें क्या हुआ कि मतलब लोग जो है जो दूसरा देश से आए थे हमारे यहाँ, चाहे किसी भी देश में, वो क्या कि अपने अपने देश का धर्म प्रचार कर रहे थे कि इस धर्म को मानो, इस धर्म को मानो, यानी कि जो धर्म के वो लोग मानते थे उसी धर्म को जबरन मनवाते थे। जैसे ईसाई धर्म हो गया, ईसाई धर्म को भी ज़बरदस्ती मनवाते थे। ठीक है, आगे देखिए दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों जैसे अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। देखिए अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनको पकड़ पकड़ के यूरोप के बाजार में उन्हें बेच दिया जाता था। आदमी को बेच दिया जाता था। ठीक है, इसलिए कि उन सब से बेच करके वो लोग जो लोग खरीद कर ले जाते थे, वे लोग क्या करते थे कि मतलब उससे दिन भर काम करवाते थे। दिन भर रात भर जब तक काम करते रहो, खाना बहुत कम देते थे, खाली काम करवाते थे। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। देखिए 16वीं शताब्दी में मतलब बहुत ही खुलेआम होने लगा। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इन तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले-भाले एवं कमज़ोर लोगों का शोषण किया गया। देखिए जो लोग कमज़ोर थे उन सभी लोगों को ये लोग शोषण करते थे। ठीक है, तो देखिए बस अगला है आपका 6 नंबर कि भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। कि भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना
नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्का सामने और भी है से स्पष्ट होता है। देखिए, एक स्पेन का सिक्का था जिसका नाम है कि सामने और भी है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पेनिश सिक्का का नाम क्या है, तो सामने और भी है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तो देखिए, अगला है आपका कि बढ़े हुए समुद्री गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों तथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिए 7 नंबर छोड़ देता हूँ अन्य परिणाम, आप खुद से इसे पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में कुछ आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब इसका देखिए, अब इसका जो आपका क्वेश्चन आंसर है इसका लास्ट वाला देखिए, आपका देखिए जो प्रश्न आंसर है आपका ये है, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। तो ये वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। पहला प्रश्न है वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का। ठीक है, दूसरा का है देखिए बनाते हैं, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा। ठीक है, तो अरबों से यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए अगले आपका उत्तम आशा अंतरीप उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की थी। ठीक है, तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। आगे आपका देखिए कि अमेरिका का खोज किस वर्ष हुई थी, 1492 में हुआ। ठीक है, आगे देखिए कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हो गया, तो 1453 में हो गया। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, तो किसने था, मैगलेन ने। ऑप्शन ये आपका सही उत्तर है। आगे देख लीजिए, चलिए इस सबक को हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसका जो प्रश्न बच गया है ये देखिए, आपका जो भी क्वेश्चन उत्तर है आपको हम अगले वीडियो में इसका सबका प्रश्न उत्तर करवा देंगे। ठीक है।